गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पास स्टूडेंट के बच्चों के लिए आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं। गुड मॉर्निंग टू दिस वर्चुअल क्लास। आज हम लेंगे एमीन्स की शुरुआत करेंगे। एमीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार की होती है। हम आज एमीन्स की बात करेंगे। एमीन्स में क्या क्या लगेगा सिलेबस में? संरचना और नामकरण, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें विलेयता, इनके क्वथनांक और इनकी बेसिसिटी, इनकी क्षारीयता पर किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, किन किन सब्सटेंट्स का प्रभाव पड़ता है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में। आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एमीन्स क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया के बारे में आपको जानकारी है। ये अमोनिया है ना, एक एलिफेटिक यौगिक है। इसमें अब अमोनिया में क्या है कि नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब यह हाइड्रोजन को यदि आप किसी एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दो तो एलिफेटिक एमीन बन जाएगी। कैसे? जैसे मैंने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है एल्किल समूह से, ये क्या कहलाएगी? एलिफेटिक एमीन। इसको बोलेंगे हम एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन इसलिए बोला इसमें एलिफेटिक ग्रुप आ गया। आर ये एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। CH3 यदि है R तो ये कहलाएगा मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या है? मिथाइल अमीन, मेथिल अमीन, है ना, ये दोनों मेथिल अमीन बोलेंगे। यदि ये C2H5 है तो ये कहलाएगा इथाइल अमीन। क्या नाम है इसका? इथाइल अमीन। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन मतलब प्राथमिक अमीन का मतलब है कि अमोनिया का केवल एक हाइड्रोजन हटा के एल्किल ग्रुप लगाया है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, है ना। इसको एमिनो समूह कहते हैं। ये एलिफेटिक एमीन्स के एग्जांपल दिए। मैं इनमें जो प्राथमिक एमीन है या इनको 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन का एक एरोमेटिक का एग्जांपल देता हूँ। आर की जगह पे यदि मैं AR ग्रुप लगा देता हूँ, AR स्टैंड फॉर एनी एराइल ग्रुप, जैसे C6H5 लिया है ना, ये देखिए C6H5 ये लिया तो ये हो गया। इसको बोलते हैं एमिनोबेंजीन या इसका दूसरा नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन, C6H5NH2। एनिलीन जो है ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, NH2 एमिनो ग्रुप है और ये एरोमेटिक है, ये जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। अब बात करते हैं इनके नामकरण की। और नामकरण देखिए, इनका नामकरण कैसे दिया जाता है। जैसे एलिफेटिक एमीन है CH3NH2 तो इसको हम सिंपल नाम से मेथिल अमीन, और IUPAC नाम जो इसका है इसको एल्केन का एमिनो व्युत्पन्न मानते हैं तो हम इसको बोलेंगे एल्केन अमीन। एल्केन अमीन। यहाँ तक एक कार्बन जिसका नाम हो गया मेथेन अमीन, ये इसका IUPAC नाम है, सामान्य नाम है इसका मेथिल अमीन। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन जब आप 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो यही स्थिति होती है। 2 डिग्री का मतलब है कि अमोनिया में आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को 2 एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये सेकेंडरी एमीन हुआ। सेकेंडरी एमीन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं इमिनो। क्या बोलते हैं इसको? इमिनो समूह। उसको बोला था NH2 को एमिनो समूह, जो प्राइमरी एमीन का समूह था ये इमिनो समूह। इमिनो समूह यदि होगा तो ये एमीन कौन सी कहलाएगी? 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन भी एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं। R और RD यदि एल्किल है तो ये एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, इसका सामान्य नाम है डाइमेथिल एमीन, है ना। ये एक 2 द्वितीयक एमीन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से यदि आप C2H5 कर दो, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे N-मेथिल एथेनामीन। IUPAC नाम है इसका, N-मेथिल, नाइट्रोजन का मेथिल हुआ N-मेथिल एथेनामीन, 2 कार्बन है एल्केनामीन। ये इसका सब्सटेंट हो गया, प्राइमरी एमीन है ये। प्राइमरी एमीन के पास में समझे कि यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगाया तो N-एल्किल, N-मेथिल एथेनामीन। जहाँ तक 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स की बात है, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स आप बना सकते हैं किससे? एनिलीन का जो NH2 है उसमें एक H हटा के जो मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने, है ना, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। ये सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन, इसका नाम होगा N-मेथिल एनिलीन। इसको हम बोलेंगे N-मेथिल एनिलीन, इसका सामान्य नाम है, IUPAC नाम की जरूरत है। 3 डिग्री के लिए यदि नाइट्रोजन पर तीनों हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अब इसमें NH बंद है ही नहीं, जितने भी थे वो सारे प्रतिस्थापित हो गए। इसको तृतीयक एमीन बोलते हैं। ये तृतीयक एमीन का क्रियात्मक समूह तृतीयक नाइट्रोजन, ये 3 डिग्री एमीन। ठीक है, 3 डिग्री एमीन के एलिफेटिक का एग्जांपल देखिए। यदि आपके तीनों पे 3 CH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो ये कहलाएगा ट्राईमेथिल अमीन। इसका नाम क्या है? ट्राईमेथिल अमीन। ये 3 डिग्री एमीन का नाम है। IUPAC नाम देना चाहेंगे तो इनको व्युत्पन्न मानना पड़ेगा, ये प्रतिस्थापी है। N-डाइमेथिल, नाइट्रोजन पे N-डाइमेथिल मेथेनामीन, ये एल्केन अमीन है। एल्केन एक कार्बन है, मेथेन अमीन का 2 मिथाइल डेरिवेटिव है जो नाइट्रोजन को लगे, N-डाइमेथिल मेथेनामीन इसका IUPAC नाम। यदि यहाँ पे C2H5 होता
तो इसका नाम होता है NN डाइमेथिल एथेनामीन। यदि यहाँ पे C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है तो इसका नाम होगा ट्राईएथिलमीन, इसका सामान्य नाम है। IUPAC नाम होगा NN, दो नाइट्रोजन दो NN डाइएथिल एथेनामीन, ठीक है। तो इनका NN डाइएल्किल एल्केनामीन टर्शियरी अमीन का नामकरण। ये संरचना और नामकरण की बात हुई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स की। जहाँ तक इनके भौतिक गुणों की बात है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अमोनिया में जिस प्रकार से NH, इस प्रकार से H बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, लोन पेयरिंग नाइट्रोजन के ऊपर भी रहता है जो एमीन्स में, जनरली यहाँ पे H की जगह R लगा दिया, प्राइमरी एमीन हो गई, पिरामिड शेप बनी रहेगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ध्रुवीय बंध तो है ये एक विद्युत द्विध्रुव के जैसे व्यवहार करता है। और इसमें ये जो प्राइमरी एमीन है या इवन सेकेंडरी एमीन भी होगा यहाँ यदि, तो उसमें भी NH बॉन्ड पाया जाएगा और ये हाइड्रोजन बंध के रूप में संगुणित रहेंगे, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा और इस कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक संगत एलिफेटिक यौगिकों के, संगत यानी कि जिनके अनुभार इनके मॉलिक्यूलर वेट के कमेंसुरेट है, बराबर है, उनके मुकाबले इनके अनुभार ज़्यादा होंगे हमेशा, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है। इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में। लेकिन यदि आप इनकी तुलना करें एल्कोहल से, ये अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी इसी प्रकार से हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध अधिक मजबूत होता है, कारण कि ऑक्सीजन की विद्युत तीव्रता नाइट्रोजन के मुकाबले ज़्यादा है, तो ये जो बंध बनाता है वो ज़्यादा मजबूत बनता है दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ। तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो है गलनांक क्वथनांक इनकी ज़्यादा क्यों है, कारण इसका हाइड्रोजन बंध है। हालांकि हाइड्रोजन बंध इतना प्रबल नहीं है जितना कि एल्कोहल्स में, एलिफेटिक एल्कोहल्स में पाया जाता है, लेकिन फिर भी क्वथनांक इनके सामान्य तदनुरूप इनके करस्पॉन्डिंग ईथर्स या इनके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन से उसके मुकाबले इनके क्वथनांक ज़्यादा है। एक एग्जांपल से मैं आपको उसको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलिफेटिक का एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन, इथेनॉल और एथिलीन। देखिए ये है C3H8 प्रोपेन है, ये है C2H5OA इथाइल अल्कोहल है और ये है C2H5NH2 ये प्राइमरी एमीन है एथेनामीन। इन तीनों के अनुभार लगभग बराबर है, 44, 45 और 46, 44, 45 और 46 है ना, लगभग बराबर है। और आप देख रहे हैं अनुभार तो बराबर, लेकिन इनका जो आप क्वथनांक की बात करेंगे तो -42 डिग्री 78 और 16.6 आप देख रहे हैं कि इनके क्वथनांकों में कितना अंतर है। ये उस स्पष्टीकरण से आ जाता है जो मैंने अभी दिया है। एल्केनामीन के क्वथनांक संगत अनुभार वाले एल्केन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, देखिए माइनस में जा रहा है, प्लस में। इवन एल्कोहल के मुकाबले इनके क्वथनांक कम है, मतलब प्रोपेन से तो ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, लेकिन एल्कोहल से कम है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध ज़्यादा मजबूत है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादा होता है। ये तो बात हुई एलिफेटिक एमीन। इसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन्स की भी तुलना अपन कर सकते हैं। यदि आप बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मेटा का एग्जांपल ले लेते हैं, मेटाजाइलिन है ना, मेटाजाइलिन और मेटाटालुडीन CH3NH2 ये प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इन दोनों के भी मॉलिक्यूलर वेट लगभग बराबर है। मेटाटालुडीन, तो मेटाटालुडीन जो है 200 डिग्री पर 200 डिग्री पर इसका क्वथनांक है और इसका है 139 डिग्री। आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के मुकाबले इनका क्वथनांक ज़्यादा है, इसका कारण हाइड्रोजन बंध जो एरोमेटिक एमीन्स में पाए जाते हैं। हालांकि ये हाइड्रोजन बंध की जो परिसीमा है वो इनकी विलेयता में इतना कारगर नहीं होती। विलेयता भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एरोमेटिक एमीन्स में क्या ये वाला जो पार्ट है ये जल स्नेही नहीं है, जल विरोधी है। इस कारण से NH2 के कारण से जो हाइड्रोजन बंध के कारण से जो भी जल में विलेयता होनी है वो ये वाला पार्ट कम कर देता है। ये चीज़ एलिफेटिक एमीन्स में नहीं होती। तो एलिफेटिक एमीन्स में RNH2 है, ये जल में विलय होते हैं। शुरुआत के 3-4 कार्बन तक के एल्किल यदि ग्रुप लें ये जल में विलय होते हैं, लेकिन एरोमेटिक एमीन्स में ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक पार्ट जल विरोधी है और हाइड्रोफोबिक है, इस कारण से जल में ये कम विलय होते हैं। जहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के बीच में हाइड्रोजन बंध की बात है तो प्राइमरी एमीन में आप देख रहे हैं 2 NH बॉन्ड है ना। सेकेंडरी एमीन में केवल 1 NH बॉन्ड है। स्वाभाविक तौर पर प्राइमरी एमीन के मुकाबले सेकेंडरी एमीन के क्वथनांक कम होंगे, लगभग समान इनके अनुभार की बात की जाए, कारण कि इसमें केवल 1 NH बंध है। विलेयता भी इनकी कम होगी। इनमें हाइड्रोजन बंध केवल एक परमाणु, एक अणु द्वारा, एक ही बंध द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे एक एल्किल एमीन, प्राइमरी एल्किल एमीन के एक परमाणु में 2 NH बंध जो है ध्रुवीय बंध यहाँ प्रदर्शित करेंगे और हाइड्रोजन बंध यहाँ पे
प्रदर्शित होगा, विद्युत द्विध्रुव बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विलेयता की बात होगी। इनकी क्षारकता की बात करते हैं और क्षारकता पर प्रतिस्थापियों या सब्सटेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक अमोनिया की बात है, हमें बताया कि अमोनिया एक लुईस क्षार है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति या लुईस अम्ल को देख कर या उससे कोऑर्डिनेट बंध बनाकर उपसर्जक बंध बनाकर लवण बना सकता है और इस कारण से क्या है लुईस क्षार। अब यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या किया, एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो अब आप देखते हैं कि प्राइमरी अमीन जो बना इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अब इसकी क्षारकता की तुलना अपन एलिफेटिक एमीन की क्षारकता की तुलना अमोनिया से करना चाह रहे हैं। आर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला है। इस कारण से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। फलस्वरूप ये आसानी से उपलब्ध है इलेक्ट्रॉन घनत्व किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति को देने, इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए, लुईस एसिड को देने के लिए। इसलिए प्राइमरी एमीन्स आर स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग लुईस बेस एज कम्पेयर टू अमोनिया इटसेल्फ। जहाँ तक सेकेंडरी एमीन की बात है, ये कोई सेकेंडरी एमीन है, इसमें देखिए 2 RR ग्रुप है। 2 RR ग्रुप के कारण से क्या होगा, एन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ गया, फलस्वरूप ये और भी प्रबल अम्ल है, जिससे प्रबल क्षार है निस्बत की प्राइमरी एमीन के। ये चीज टर्शियरी एमीन के साथ भी पाई जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव ही एकमात्र कारक नहीं है, कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कारक भी होते हैं। वो दूसरा कारक क्या है, जैसे देखिए CH3N CH3, ये तृतीयक एमीन है। अब तृतीयक एमीन में आप देख रहे हैं कि 3 CH2 समूह का प्लस है, प्रभाव के कारण से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व और भी बढ़ जाना चाहिए, यानी कि ये द्वितीयक एमीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण से ज़्यादा प्रबल क्षार है, आसानी से इलेक्ट्रॉन घनत्व उपलब्ध है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 3 CH2 समूह के बल्कियर इनकी जो साइज है, इस बल्क के कारण से स्टेरिक इंफ्लुएंस होता है। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आने वाला जो लुईस अम्ल उसको आने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण से ट्राई एल्किल अमीन जो है अमोनिया के मुकाबले भी दुर्बल क्षार होते हैं। इवन जैसे यदि CH3 की जगह बल्क बढ़ा दिया, भार बढ़ा दिया, C2H5 कर दिया, यहाँ पे C2H ट्राई एथिल अमीन एक तृतीयक अमीन का एग्जाम्पल लिया, तो 3 C2H5 इतने बड़े हो गए कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल से आ पाएगा। तो टर्शरी एल्काइल अमीन, टर्शरी इथाइल अमीन और भी दुर्बल क्षार है अमोनिया के मुकाबले भी। होना ज़्यादा चाहिए था प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से, लेकिन वो ज़्यादा परिभाषित नहीं होता। परिभाषित क्या होता है यहाँ पे, स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविम विन्यासी बाधा इन 3 CH2 समूह के कारण से। ये बात की एलिफेटिक एमीन्स की पारस्परिक क्षारकता की तुलना जो अमोनिया से अपन ने की। अब अपन बात करते हैं कि एरोमेटिक एमीन्स के साथ क्या है। यदि ये अमोनिया है और एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ क्या कर दिया, C6H5 ग्रुप लगा दिया, तो एनिलीन बन गई। एनिलीन में लोन पेयर तो है ये नाइट्रोजन के ऊपर। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। फलस्वरूप क्या होता है, ये मुड़े हुए तीरों के प्रयोग के साथ अपन एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। इस अनुनादी संरचना बनाने के बाद अपन इसमें देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, वास्तव में नाइट्रोजन के ऊपर अवस्थित नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाने का हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और उसके बाद इसी प्रकार से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, दो मुड़े हुए तीर चलेंगे और इसकी अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी प्रकार से एनिलीन की और भी अनुनादी संरचना, इसका जो बड़े कोष्ठक बना रहा हूँ मैं, NH2, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये देखिए। और लास्ट संरचना यहाँ बनाता हूँ मैं, ये गए यहाँ पे, ये वापस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गए, नाइट्रोजन का धनावेश खत्म हो गया, ये लोन पेयर वापस नाइट्रोजन के पास आ गए और एरोमेटिक सब्सट्रेट वापस विद्यमान का कुल मिला के अमोनिया की मुकाबले एनिलीन में आप क्या देख रहे हैं कि फेनिल समूह में क्या हो रहा है, फेनिल समूह यहाँ क्या कर रहा है, NH2 समूह का प्लस M प्रभाव के कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो गया है। फलस्वरूप एनिलीन पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व किसी लुईस अम्ल को या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस कारण से अमोनिया की तुलना में एनिलीन दुर्बल क्षार है। ठीक है, अमोनिया की तुलना में एनिलीन दुर्बल क्षार है। और ये चीज अपन यहाँ बात करते हैं, यदि एनिलीन में ये एनिलीन है, अमोनिया की तुलना में एनिलीन दुर्बल क्षार है, यदि एनिलीन में यहाँ हाइड्रोजन हटा के CH से ग्रुप कर दिया तो ये हो गया द्वितीयक एमीन, एरोमेटिक एमीन। तो ये द्वितीयक एरोमेटिक एमीन में CH3 समूह यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, तो एनिलीन के मुकाबले N-मेथिल एनिलीन प्रबल क्षारीय है।
अब यहाँ पर अपन क्षारकता पर, खासतौर से एरोमेटिक अमीन की क्षारकता पर प्रतिस्थापन के प्रभाव को देखना चाह रहे हैं। तो इसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट जो कि प्लस माइनस हो सकता है इस प्रकार से, अनुनाद प्रभाव है, मेसोमेरिक प्रभाव जो प्लस और माइनस हो सकता है। इसके अलावा सॉल्वेंट या विलायक का भी अपना रोल होता है किसी भी अम्लीय क्षार की प्रबलता को निर्धारित करने का। जैसे यहाँ पे एनिलीन में हम देख रहे हैं, एनिलीन में देखिए आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है, और ये जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज को कोई अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा कोई समूह लगा दिया जाए, फलस्वरूप क्या होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए, पैरा नाइट्रो एनिलीन या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन या इसी प्रकार से मेटा नाइट्रो एनिलीन, तो ये क्या करते हैं, अपने -I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, फलस्वरूप नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की और भी कमी हो जाती है। विशेष तौर पे ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का विशेष हम जिक्र करना चाहेंगे, खासतौर से पैरा नाइट्रोफिनॉल का। पैरा नाइट्रोफिनॉल की एक अनुनादी संरचना मैं आपको बताता हूँ, या किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन हो सकता है और इस कारण से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या उपलब्धता रहेगी। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है। यहाँ पे पैरा पोजीशन पर NH2 समूह जहाँ लगा हुआ, उसके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो -I और -M प्रभाव दर्शाता है, खींच रहा। अब ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपको 4 जुड़े हुए तीर दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये NO2 समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व खींच रहा है। जो सामान्य तौर पे एनिलीन में खींचा जाता है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व एनिलीन वाले के थ्रू खींचा जा रहा है। फलस्वरूप पैरा नाइट्रो एनिलीन बहुत ही दुर्बल क्षार है। ये चीज़ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन के साथ भी है। यहाँ भी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी यही स्थिति बनने वाली है। यदि अपन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन की बात करें तो यहाँ भी यही स्थिति, देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये मुड़े हुए तीरों का प्रयोग समझ लीजिए। यहाँ 3 तीर चल रहे हैं, वहाँ 4 थे, तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को फैला रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, ये भी है तो दुर्बल क्षार है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन में NO2 समूह जो है ना, इसके पास NH2 के पास है, तो ये इसका क्या है कि स्टेरिक प्रभाव भी पड़ता है, और साथ साथ में नाइट्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर है, इस कारण से इसका इंजेक्टिव इफेक्ट भी बहुत ही कारगर स्थिति में रहता है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों नाइट्रो एनिलीन के मुकाबले दुर्बल क्षार हो गए। यदि एनिलीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे CH3 है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे यहाँ लगा दिया CH3, तो ऑर्थो टालुडीन, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों टालुडीन एनिलीन के मुकाबले प्रबल क्षार होंगे, क्योंकि CH3 समूह बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। नेट रिजल्ट क्या होगा, एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या लुईस अम्ल को ये देके सहभाजित करके बंद बना सकता है। तो टालुडीन हमेशा एनिलीन के मुकाबले प्रबल क्षारीय होंगे। यदि इसकी जगह पर मैं कोई यदि हेलोजन लगा देता हूँ, जैसे Cl लगा दिया, ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, मेटा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो, ये Cl का क्या काम है, Cl का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना और इलेक्ट्रॉन देना दोनों, लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादा ताकतवर होता है। नेट रिजल्ट Cl का इलेक्ट्रॉन खींचना है तीनों पोजीशन पर, फलस्वरूप ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्लोरो एनिलीन्स, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जो है एनिलीन के मुकाबले दुर्बल क्षार होंगे। यदि आप यहाँ पर कोई समूह दूसरा लगाएं, जैसे खुद NH2 ही लगा दें, NH2, अब NH2 समूह यहाँ क्या करता है, NH2 समूह का -I + M, ये +M ज़्यादा ताकतवर है, +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, ये जो एनिलीन है, खासतौर से मेटा और पैरा फिनिलीन डाइएमीन, एनिलीन के मुकाबले प्रबल क्षार होंगे। लेकिन ऑर्थो फिनिलीन डाइएमीन, जिसमें NH2 समूह तो ऑर्थो पोजीशन पर है, ये स्टेरिक प्रभाव ज़्यादा होने के कारण से ऑर्थो फिनिलीन डाइएमीन एनिलीन की तुलना में भी दुर्बल क्षार है, क्योंकि यहाँ पर N के पास आने के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही एंटाइटी को, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति को आने का मौका या जगह नहीं मिलती स्टेरिक फैक्टर के कारण से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी न किसी प्रकार से किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन या उसमें विभिन्न प्रतिस्थापन के प्रभाव से उनकी क्षारकता को प्रभावित करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।